हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो हम लोग जो ये इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स का जीके पढ़ रहे हैं, तो इसमें आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग आज समझेंगे। देखो, इन्फ्लेशन के बारे में समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर चैप्टर में लगभग की बहुत जगह पे इस वर्ड का यूज़ होगा। तो हमें समझ लेना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति होता क्या है। ठीक है, हमें इसके बारे में समझ लेना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, एक इन्फ्लेशन वर्ड होता है और एक डिफ्लेशन होता है और एक स्टैगफ्लेशन होता है। ये तीनों ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है प्राइस राइज। ठीक है, अगर मैं साधारण भाषा में बात करूँ तो प्राइस राइज या महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं या मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। तो वैसे हमारे इंडिया में अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो 4% इन्फ्लेशन को आइडियल माना गया है। ठीक है, 4% इन्फ्लेशन को आइडियल माना गया है भारत के अंदर में, अच्छा माना जाता है। ठीक है, हम इसको 6% तक बियरेबल होता है, किसी भी तरह से मतलब कि झेल सकते हैं। लेकिन ये अगर इससे ऊपर हो जाए, 6% से ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न, मतलब कि चिंता का विषय हो जाता है फिर ये। तो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इट इज़ डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया कि भाई मुद्रा के क्रय शक्ति का कम हो जाना। डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा के क्रय शक्ति का कम हो जाना। क्या मतलब है इसका? चलो, ये डेफिनेशन तो हमने लिख दिया, लेकिन जरा हम इसके मतलब को भी समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अब सपोज कि आपके पास 100 रुपीज़ है। ठीक है, आपके पास 100 रुपये है मान लेते हैं, और राइस के रेट की बात करें, चावल के दाम की बात करते हैं, तो आज चावल 20 रुपये किलो है। ठीक है, जो चावल का रेट है वो 20 रुपीज़ है पर किलोग्राम। तो आज आप कितना चावल खरीद पाओगे? 5 किलोग्राम चावल खरीद पाओगे, है ना। आज आप 5 किलोग्राम राइस खरीद सकते हो। मान लो कि कल भी आपके पास 100 ही रुपये है। ठीक है, लेकिन आज जो राइस का रेट है वो कितना है? 25 रुपीज़ पर किलोग्राम है, 25 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो अब आज आप कितना चावल खरीद पाओगे? ओनली 4 किलोग्राम राइस खरीद पाओगे, सिर्फ 4 किलोग्राम चावल खरीद पाओगे। तो यही आपका, देखो, आपके पास पैसे तो सेम रहे, ठीक है, लेकिन उस मनी का जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। कि कल आप 5 किलो चावल खरीद सकते थे, आज आप सिर्फ 4 किलो चावल ही खरीद सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, इसी को महंगाई कहा जाता है या प्राइस राइज कहा जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इसके अलावा एक वर्ड होता है दैट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, मुद्रा अस्फीति। तो ना, जब इन्फ्लेशन बहुत लो हो जाए, ठीक है, चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा गिर जाए, मतलब ये एक्सेस इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी हो जाता है। ठीक है, मतलब कि डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा घट जाए, इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाए, तो इसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि हमारे इंडिया में 4% इन्फ्लेशन को आइडियल माना जाता है। ये कम भी नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन कम भी नुकसानदायक होता है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो, इन्फ्लेशन कम होगा यानी डिफ्लेशन होगा तो क्या होगा? जो आपकी कंपनीज वगैरह है उन्हें नुकसान पहुंचेगी। भाई, कंपनीज को फ़ायदा नहीं मिलेगा, कंपनीज को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, डिफ्लेशन होने की वजह से तो ये कंपनी क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या बढ़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो यानी कि डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होता है। मतलब कि इन्फ्लेशन ना बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत कम हो जाना इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन कहलाता है, विच इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर इकोनॉमी, क्योंकि कंपनीज को नुकसान होगा, क्लोज हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन के बाद एक टर्म होता है स्टैगफ्लेशन। जरा इसे भी देखते हैं कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि एक तो इन्फ्लेशन हो, ठीक है, एक तो मुद्रास्फीति हो, इन्फ्लेशन हो, मुद्रास्फीति हो, और साथ ही साथ ना प्रोडक्शन बहुत कम हो।
जो प्रोडक्शन लेवल है वो काफ़ी कम हो, ठीक है, यानी कि मंदी भी हो, साथ ही साथ सुस्ती भी हो, स्टैग्नेशन भी हो, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल भी बहुत लो हो, तो ना नेचुरली क्या होता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि इन्फ्लेशन और मंदी जो मतलब कि प्रोडक्शन लेवल का लो होना है, जो स्टैगफ्लेशन है मतलब कि स्टैग्नेशन जो है, इकोनॉमी का स्टैग्नेंट हो जाना और साथ में इन्फ्लेशन भी होना, ऐसा बहुत कम होता है, नेचुरली बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है, कि इकोनॉमी जो है सो स्टैग्नेंट स्टेट में है, ठीक है, वीक है, ठीक है, सुस्त है और साथ ही इन्फ्लेशन भी है, ठीक है। तो इस दौर को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ डीफ्लेशन एंड व्हाट इज़ स्टैगफ्लेशन। अब हम लोग यहाँ पे मेनली वैसे इन्फ्लेशन के बारे में ही सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के कारण कॉजेज़ जान लेते हैं पहले। तो our next topic is causes of inflation, मुद्रास्फीति के कारण। देखो कि पहला कॉजेज क्या है इन्फ्लेशन का, इंक्रीज ऑफ मनी इन मार्केट, कि बाजार में मुद्रा का बढ़ जाना, मुद्रा ज़्यादा छप जाना, ठीक है, बाजार में मुद्रा का बढ़ जाना, सेंट्रल बैंक ने ज़्यादा पैसे छाप दिए, बाजार में मुद्रा का बढ़ जाना या लिक्विडिटी हाई हो जाना। तो इसको समझते हैं ज़रा। देखो कि सपोज कि 100 रुपये है मार्केट के अंदर और 10 पेन है, ठीक है, 100 रुपये है और 10 पेन है, तो एक पेन कितने का हो गया, यहाँ पे 10 रुपीज़ हो गया पर पेन, ठीक है, एक पेन 10 रुपये का बिकेगा। हमने ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन माना है कि पैसा 100 ही रुपये है और 10 ही पेन है मार्केट के अंदर। अब क्या हुआ कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई, आरबीआई ने पैसा छाप दिया, ठीक है, पैसा ज़्यादा छाप दिया और कितने रुपए हो गए, 120 रुपये हो गए, ठीक है, 120 रुपये मार्केट में हो गए, लेकिन पेन अभी भी 10 है, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि 12 रुपये का हो गया पर पेन, ठीक है, पर पेन 12 रुपीज़ का हो गया। तो यही आपका इन्फ्लेशन है भाई, 10 से 12 रुपये बढ़ गए पेन के दाम, दिस इज़ इन्फ्लेशन, ये मुद्रास्फीति है। और इसकी वजह भी आप देख रहे हो कि वजह क्या रहा, इंक्रीज ऑफ लिक्विडिटी, मुद्रा का बढ़ जाना, मार्केट में मुद्रा का बढ़ जाना, ठीक है, ये आपका एक कारण हो जाता है इन्फ्लेशन का। इसकी अगर हम दूसरी वजह की बात करें, दूसरी वजह तो इंक्रीज ऑफ डिमांड, मांग का बढ़ना। कई बार क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा होती है, किसी प्रोडक्ट की मांग भी ज़्यादा होती है। तो जब किसी प्रोडक्ट का मांग ज़्यादा हो, उसका डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके दाम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इंक्रीज़ ऑफ डिमांड भी जो है, मांग का बढ़ जाना, ये भी इन्फ्लेशन की एक वजह होती है, ठीक है। तो इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तीसरा कारण क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज ऑफ सप्लाई, पूर्ति में कमी आना, उल्टा हो गया ये इसका, कि ना कभी कभार किसी प्रोडक्ट के सप्लाई में कमी आ जाती है, मार्केट में वो पूरी तरह से नहीं आ पाता, ठीक है, उसकी पूर्ति में कमी आ जाती है। तो पूर्ति में कमी आने का मतलब है कि मार्केट में कम हो गया वो, ठीक है। तो जब पूर्ति में कमी आती है, सप्लाई डिक्रीज़ होता है, तो भी इन्फ्लेशन एक वजह हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप सप्लाई पुल इन्फ्लेशन कहोगे, सप्लाई पुल इन्फ्लेशन, ये आपका सेकेंड टाइप हो जाता है, ठीक है। ये 3 कारण अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब 4th कारण मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चौथा कारण देख लेते हैं इन्फ्लेशन होने की, चौथी वजह क्या होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट के लागत मूल्य का बढ़ जाना,
लागत मूल्य का बढ़ जाना। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे माल होते हैं, इनका दाम बढ़ जाना। ठीक है, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाना, लेबर कॉस्ट बढ़ जाना, लेबर के चार्जेस बढ़ जाना। ठीक है, तो इन सब की वजह से भी प्रोडक्ट का जो सामान का जो रेट है वो ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी एक इन्फ्लेशन का कारण है। तो इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके मेन कॉजेज़ बताए मैंने इन्फ्लेशन के, ये मैंने कारण बताए आपको इन्फ्लेशन के। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जानते हैं कि इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो इसके अब प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रभाव। ठीक है, कि इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से इसके प्रभाव है पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले पॉवर्टी, भाई गरीबी आएगी, मुद्रास्फीति से गरीबी बढ़ेगी। ठीक है, तो एक इसका इफेक्ट पॉवर्टी हो सकता है इन्फ्लेशन का। दूसरा इसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि जो आपका इंपोर्ट है वो बढ़ सकता है, इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट, इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट, आयात का बढ़ना, आयात का बढ़ना, कि आयात बढ़ सकता है। इसका क्या मतलब है भाई, मान लो कि आपके देश में, मान लो चलो एक कंट्री चाइना ले लेते हैं, कि आपके देश में ये चीप प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, आपके देश का जो सामान बन रहा है वो उसका कॉस्ट हाई है इन्फ्लेशन की वजह से, और कोई दूसरा कंट्री आपके देश में उसके मुकाबले कंपैरेटिवली सस्ता सामान दे रहा है, तो आप उसे खरीदोगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, हमारा आयात बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड क्या है, डिक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट, डिक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट। अब भाई निर्यात भी कम हो जाएगा, निर्यात कम हो जाएगा। अब ये निर्यात क्यों कम होगा, साफ साफ वजह है कि आपका प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है, बाहर जाएगा महंगा होगा, इन्फ्लेशन की वजह से लोग नहीं खरीदेंगे, तो एक्सपोर्ट भी डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ की, एक वर्ड होता है ट्रेड डेफिसिट, जरा इसे भी जान लेते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट विल इंक्रीज, ट्रेड डेफिसिट विल इंक्रीज, व्यापार घाटा बढ़ेगा, व्यापार घाटा बढ़ेगा। अब समझो कि ये क्या है, देखो भाई, एक तो एक्सपोर्ट का इंक्रीज होना, सॉरी एक्सपोर्ट का डिक्रीज होना, एक्सपोर्ट डिक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट का डिक्रीज होना और इंपोर्ट का बढ़ जाना, तो क्या ये आपको व्यापार में घाटा नहीं हो रहा? तो सिंपल सी तो बात है। ठीक है, कि एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट इंक्रीज हो गया है, तो इसी को हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, व्यापार घाटा कहते हैं। व्यापार घाटा का, ट्रेड डेफिसिट का मतलब ही यही होता है कि डिक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, सो ट्रेड डेफिसिट विल इंक्रीज, व्यापार घाटा बढ़ेगा। अगला देखें, अगला, तो अगला क्या है, कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड कहते हैं इसे, करंट अकाउंट डेफिसिट कैड कहा जाता है। तो कैड विल इंक्रीज, हिंदी में इसे कहा जाता है चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा, चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा। तो जो हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कैड क्या है? देखो भाई, जब आप लोग ना एक्सपोर्ट करते हो तो इससे हमारे पास फॉरेन रिजर्व आता है, हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट करोगे तो विदेशी मुद्रा आएगी आपके पास। लेकिन जब आप लोग इंपोर्ट करते हो तो आपको फॉरेन रिजर्व देना पड़ता है, विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है। अब सपोज कि, तो ये जो बैलेंस है ना फॉरेन रिजर्व का, ठीक है, जो ये विदेशी मुद्रा का बैलेंस है, यही करंट अकाउंट होता है हमारा। तो इसमें अगर आपका
एक्सपोर्ट डाउन हो गया है तो फॉरेन रिजर्व आना कम हो गया है, जबकि इंपोर्ट बढ़ गया है तो फॉरेन रिजर्व खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है, तो अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, चालू खाता घाटा बढ़ रहा है। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट विल इंक्रीज, चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा। देखो कहीं ना कहीं ये जो 4 पॉइंट है ना रिलेटेड भी हैं, अगर आप इसको समझ गए तो। ठीक है, ये 4 पॉइंट कहीं ना कहीं रिलेटेड भी हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का मान घट जाएगा, मुद्रा का मान घटना, मुद्रा का मान घटना, तो ये भी एक इसका इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का मान घटना। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, मुद्रा का मान घटना क्या चीज़ है, तो ये भी इसी से रिलेटेड है कि अगर आपका इंपोर्ट बढ़ा है, अगर आपका इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो आपके फॉरेन रिजर्व की डिमांड बढ़ी है, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ी है। ठीक है, विदेशी मुद्रा ज़्यादा चाहिए आपको, तो विदेशी मुद्रा की जब मांग बढ़ी है तो विदेशी मुद्रा के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, तो रुपया कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, रुपया कमज़ोर हो जाएगा। इसके बाद और भी इफेक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज, निवेश घट जाएगा, हमारे देश में निवेश घट सकता है, निवेश घट जाएगा। निवेश कैसे घट जाएगा, आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन होने की वजह से, ठीक है, इन्फ्लेशन होने की वजह से कई बार रॉ मटेरियल वगैरह भी महंगे हो सकते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकता है, फ़ायदा नहीं होगा उन्हें। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाएगा, व्यापार निवेश घट जाएगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे ना इन्फ्लेशन के इफेक्ट हो जाते हैं। पॉवर्टी, इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट, डिक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट विल इंक्रीज, करेंट अकाउंट डेफिसिट विल इंक्रीज, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज। ठीक है, ये सारे के सारे आपके इन्फ्लेशन के प्रभाव हैं, इफेक्ट है। अब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेथड्स जानते हैं। ठीक है, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेथड भी होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसे देखते हैं अब। मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के तरीके। बहुत ज़रूरी है इसे नियंत्रित करना, इकोनॉमी के लिए हार्मफुल भी होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का या करने के तरीके, तो क्या तरीके हैं, देखो इन्फ्लेशन को 2 तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, 2 तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एक जो तरीका होता है वो आपका होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ये मैं आपको बैंकिंग वाले चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगा। एक हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, इसको मौद्रिक नीति भी कहा जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बैंकिंग वाले चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। इसका दूसरा जो तरीका होता है दैट इज़ फिजिकल पॉलिसी। सेकंड तरीका फिजिकल पॉलिसी हो गया, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आरबीआई के अंतर्गत एक कमेटी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये कमेटी जो है सो मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करती है, और इसको हम अच्छे से बैंकिंग वाले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से बैंकिंग वाले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है और क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। तो आरबीआई मौद्रिक नीति के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि जो फिजिकल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसको सरकार के द्वारा बनाया जाता है।
फिजिकल पॉलिसी इज मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, राजकोषीय नीति को सरकार के द्वारा बनाया जाता है। तो वैसे फिजिकल पॉलिसी है क्या, ठीक है, कि राजकोषीय नीति है क्या, तो ये है चेंज इन टैक्स स्ट्रक्चर, चेंज इन टैक्स स्ट्रक्चर, ये कर संरचना से संबंधित है, कर संरचना में परिवर्तन, ठीक है। अब जैसे कि हमारी सरकार देखती है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने पर गवर्नमेंट क्या करती है कि कई बार वैट कम कर देती है, ठीक है, जैसे पेट्रोल वगैरह पे वैट वगैरह डिक्रीज़ कर देना, ठीक है, कई बार जीएसटी वगैरह का रेट कम कर दिया, ठीक है। ये रेट कम करने से क्या होता है, सर्विस टैक्स कम कर दिया, रेट कम करने से, दर कम करने से क्या होता है कि चीज़ों के दाम थोड़े घट जाते हैं, ठीक है। तो जो फिजिकल पॉलिसी है वो आपका किससे रिलेटेड होता है, ये चेंज इन टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है कि कर संरचना में परिवर्तित करके, टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज करके गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाया है, दैट इज़ मॉनेटरी, दैट इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों, क्योंकि आगे जब आप इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें कईयों बार हो सकता है कि इन्फ्लेशन टर्म यूज़ हो, और जब हमें नहीं पता होता तो बड़ी समस्याएं होती हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह उठा के देखोगे तो करंट अफेयर में भी आपने देखा होगा कि हमेशा इन्फ्लेशन रहता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन के प्रभाव क्या होते हैं ये ना जानने की वजह से हम करंट अफेयर को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो अब आपको ये वीडियो देखने के बाद इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। आप इस तरह के सभी प्रॉब्लम आपके अब सॉल्व हो गए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।